अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम अपकमिंग यूएस जो इलेक्शंस हैं 5 तारीख को, उन इलेक्शंस के हवाले से जो मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उन पे क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, और ख़ासकर जो इसराइल की कैंपेन है अगेंस्ट गज़ा एज़ वेल एज़ इन लेबनान एंड ए ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, इस हवाले से जो अपकमिंग यूएस इलेक्शंस हैं वो किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इन इलेक्शंस का प्रोसेस, इन इलेक्शंस का जो आउटकम है, हाउ इट इज़ गोइंग टू डिफाइन द ब्रॉडर पॉलिसी टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, और ख़ासकर हम जो इसराइल की जो वॉर्स हैं उस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम 3 पॉइंट में बात करेंगे नाज़रीन। अब इसी बात है, यूएस इलेक्शन की बात हम ऑलरेडी बेसिक पॉइंट बात कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे दैट विल बी ऑन मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि जो यूएस की दो कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हारिस, उनकी एंटीसिपेटेड पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, और तीसरी बात जो हम करेंगे दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच पॉलिसीज़, उसका रीजन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इन 3 मामलात के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है इसराइल की वार जो गज़ा में स्टार्ट हुई है, बट हमने देखा कि आलमोस्ट फॉर अ मंथ नाउ इसराइल इज़ इन अ वार इन लेबनान एज़ वेल। ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी बहुत सारे मौके पे हो चुकी है, 2 राउंड्स ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड इसराइल। सो उस कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन इन तमाम मामलों के ऊपर हम बहुत सारे एपिसोड्स बना चुके हैं इस चैनल के ऊपर। अब नाज़रीन वो जो वॉर्स हैं उसके वाले से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो पिछले दिनों से हो रही थी दैट वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सीज़ फायर, और उस हवाले से देखा कि ये एफर्ट तो बड़े पुराने चल रहे हैं बट अनदर राउंड इज़ देयर, और उस हवाले से लेबनान के वजह से सीज़ फायर की पॉसिबिलिटी तो बन रही है, लेकिन गज़ा की वजह से जो हमास है इट इज़ रिलक्टेंट टू गो फॉर ए शॉर्ट टर्म सीज़ फायर, और उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो शायद कम हो जाए। बट नाज़रीन मेन पॉइंट ये है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, डोनाल्ड ट्रंप एंड कमाला हारिस, इनका व्यू का है क्या है इसराइल के हवाले से, ब्रॉडली मिडल ईस्ट के हवाले से। नाज़रीन जो एक फर्स्ट इंप्रेशन डेवलप होता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, वो तो बड़ा ऑब्वियस है दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड इसराइल and more hawkish against Iran and its what they call the axis of resistance and what Americans call the axis of evil or axis of terrorists। तो उस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पॉलिसी रिलेटिवली हॉकिश है, इट कम्स क्लोजर टू बेंजामिन नेतन्याहू, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं नाज़रीन। उनमें से एक बड़ी वजह तो ये है कि जो ट्रंप के फाइनेंशियल बैकिंग है दैट कम्स फ्राम द पीपल जो कि स्ट्रांगली प्रो इसराइल हैं, प्रो सेटलर हैं, काइंड ऑफ सपोर्टर्स ऑफ द ज़ायनिस्ट पॉलिसीज़ हैं। तो उस हवाले से तो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है और ख़ासकर ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बड़े क्लियर हैं इस मामले में। However, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हाउ ही वुड सपोर्ट इसराइल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ based on his previous policies when he became the president in 2017 up to January 2021। उस 4 साल के अरसे में 3 मेजर डिसीजन किए डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत सारे थे बट उनमें से 3 मेजर डिसीजन जो थे, वन वाज द शिफ्टिंग ऑफ एम्बेसी फ्राम Tel Aviv to Jerusalem, which was a clear recognition गोलान हाइट्स को इजरायली टेरिटरी में एनेक्सेशन को एक्सेप्ट करना, और जो सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल की, उन सेटलमेंट्स को अंडर इंटरनेशनल लॉ लीगल करा देना। ये 3 ऐसी मेजर डिसीजन थे डोनाल्ड ट्रंप के दैट आर कंसिडर्ड टू बी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू द इसराइल बाय एनी यूएस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस इसराइली रिलेशनशिप। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जनरली इट इज़ बिलीव कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एजेंसी है इट विल बी मोर सपोर्टिव ऑफ इट, और ऑब्वियसली हमने देखा कि जो टेलीफोनिक कॉल की डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियरली सपोर्ट का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इट विल प्रोवाइड इसराइल मीन्स टू फिनिश द वॉर, फिनिश इट्स जॉब अर्लियर। आसान लफ्ज़ों में डोनाल्ड ट्रंप इज़ क्लियरली सपोर्टिंग काइंड ऑफ मोर सपोर्ट, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सपोर्ट to Israel to continue the war in Gaza and to achieve its objectives। It is in this context नाज़रीन जनरली इट इज़ बिलीव्ड कि अभी चूँकि लेम डक प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, और नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होना है और नए प्रेसिडेंट ने ओथ सुना है जनवरी 20 तक, तो तब तक अगर तो अगले वीक में कंफर्म हो जाता है, अगले वीक के शुरू में दैट डोनाल्ड ट्रंप विन्स इलेक्शन, सो इसराइल के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा to go for negotiations against either Hezbollah or against Hamas particularly। So in case the results are in favor of the Republicans, in that case जो मिडल ईस्ट के अंदर wars हैं they are likely to continue, even there might be stalemate, they may not intensify, but Netanyahu will hope that when Trump comes to power he will give Netanyahu the means to further expand the not just the Israeli control over this region, but also probably जो एक डिबेट हो रही है आजकल
to expand the Israeli settlements in Gaza as well. हम देखेंगे 2005 में जब इसराइल ने गज़ा से विड्रॉ किया था, उस वक्त तक भी एक डिबेट थी कि देयर शुड बी गज़ा सेटलमेंट, इजरायली सेटलमेंट्स इन गज़ा एज वेल. करंटली खाली वेस्ट बैंक में हैं. तो अगर नेतन्याहू आ जाते हैं और वो इसराइल को एक फ्री हैंड देते हैं तो पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि गज़ा के अंदर भी जो सेटलमेंट्स हैं वो बढ़ सकती हैं. एंड इसराइल माइट प्लान अ लॉन्ग टर्म प्रेजेंस इन गज़ा एज वेल. सिमिलरली अगर मैं लेबनान की बात करूं तो दैट वुड आल्सो गिव इसराइल highly likely that Israel will continue its physical presence in Lebanon, particularly in the South Lebanon. और उसकी जो कैंपेन है अगर ख़त्म हो भी जाएगी तो इसराइल इज़ लेस लाइकली टू बी इंसेंटिवाइज अंडर ट्रम्प टू विदड्रॉ फ्राम द साउथ ऑफ लेबनान अगेंस्ट हिजबुल्लाह, जो कि हिस्टोरिकली रहा भी है, इसराइल की प्रेजेंस रही भी है सिंस 1980s एंड 90s. बिसाइड दैट अगर मैं ब्रॉडली कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ ईरान के साथ, हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ ईरान. और उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं दैट ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने साइन की थी अंडर, जब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन. तो लेटर ऑन व्हेन ट्रम्प केम टू पावर, तो इन 2018 ही विथड्रू फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील एंड ही वाज मोर सपोर्टिव ऑफ मोर पेनिट्रेटिव एक्शन अगेंस्ट ईरान. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट ईरान के ख़िलाफ़ जो इसराइल का ब्रॉडर कंसेंसस है दैट ईरान इज़ अ थ्रेट, वो ट्रम्प के दौर में ज़्यादा कंसोलिडेट होगा. और जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ही विल फील मोर कंफर्टेबल टू टेक पेनिट्रेटिव एक्शंस अगेंस्ट ईरान. बट ऑब्वियसली जो दिस राउंड ऑफ डायरेक्ट एस्केलेशन है वो तो अभी शायद फर्दर एस्केलेट ना हो, बट एनी मोर अटैक्स बाय ईरान अगेंस्ट इसराइल are likely to get very very strong Israeli reaction against Iran, particularly if Trump wins the elections. However, generally it is believed कि अगर ट्रम्प इलेक्शन जीत भी जाते हैं और नवंबर से लेकर जो जनवरी तक का पीरियड है जब बाइडन ही प्रेसिडेंट होंगे, अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो जो नेतन्याहू की एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ लाइकली टू वेट फॉर नेतन्याहू टू कम टू पावर एंड टेक ओथ एंड टेक डिसीजंस बाय जनवरी 2025. Why? Because the means that Israel needs टू एलिमिनेट पर्टिकुलरली ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके लिए जो मीन्स चाहिए हैं वो यूनाइटेड स्टेट की सपोर्ट के बगैर शायद मुमकिन ना हो. एंड जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी स्टेटेड पॉलिसी यही है कि वो ऐसे इसराइल की जो ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक की जो मीन्स हैं वो शायद प्रोवाइड ना कर सके. इट वुड नॉट सपोर्ट दैट. बट क्या ट्रम्प प्रोवाइड करेंगे, ये भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है. ऑल्दो ट्रम्प हैज़ अ ब्लाइंड सपोर्ट टू इसराइल, बट हम ये भी जानते हैं कि ट्रम्प इज़ a war averse person. He's a businessman. He likes to avoid the wars, although he's more into confrontation by other means rather than the wars. So क्या इसराइल के अंदर ये भी एक स्केप्टिसिज्म मौजूद है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो डायरेक्ट मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे टू एस्केलेट अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट. इट इज़ लेस लाइकली टू हैपन. बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के लिए आइडियल सिचुएशन ये होगी इफ अमेरिकन डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, बट Trump, who is war averse, he is less likely to go for that means, although he is likely to increase the support to Israel. But is that support enough to target Iran's nuclear program? For many experts, it is not. Unless US directly involves in the war, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको completely destroy करना शायद इसराइल के अकेले बस में बात नहीं होगी. सो नाज़रीन, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ट्रम्प की प्रेसिडेंसी की बात करूँ, उसको कंक्लूड करूँ, तो इफ़ ट्रम्प कम्स टू पावर तो अरब्स और इसराइलीज़ के नेक्सस की कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. बिकॉज हम जानते हैं कि जो इब्राहिम अकॉर्ड भी हुए थे वो भी डोनाल्ड ट्रम्प का नतीजा थे. डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान और इसराइल के साथ भी हैं. ही इज़ ऑल्सो वेरी एंटी ईरान. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट विल बी अ वेरी वेरी आइडियल सिचुएशन फॉर बेंजामिन नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन. बट हाउएवर बिकॉज ही इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, उनकी जो बिहेवियर का पैटर्न है वो अनप्रेडिक्टेबल है. सो दैट कुड बी अ वरी इन द आइज़ ऑफ द इसराइलीज़. अब आते हैं नाज़रीन कमाला हारिस की सूरत में. इफ़ द यूएस इलेक्शन रिजल्ट इन द विक्ट्री फॉर द कमाला हारिस डेमोक्रेट कैंडिडेट, तो हम देखते हैं कि कमाला हारिस इज़ जनरली बिलीव टू कंटिन्यू द पॉलिसीज ऑफ जो बाइडन. आल्दो इस इसराइल वॉर के हवाले से कमाला हारिस की जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर फार मोर सिंपथेटिक टू पैलेस्टाइन दैन जो बाइडन हैड, एंड इट इज़ फार मोर क्रिटिकल टू इसराइल दैन जो बाइडन वॉज थ्रू आउट दिस वॉर ऑफ मोर दैन 1 year. सो कमाला हारिस जो हैं उनके बारे में जनरली परसेप्शन यही है कि वो पैलेस्टीनियंस जब अगर पावर में आ जाती हैं तो शी इज़ लाइकली टू इंक्रीज द एड टू पैलेस्टीनियंस एंड शी इज़ आल्सो लाइकली टू पुट मोर प्रेशर एंड मोर a kind of a diplomatic push towards the ceasefire in Gaza as well as in Lebanon. She is less likely to get engaged in wars obviously, but she is not as war averse as Trump is obviously, because जो बाइडन के दौर में देखा कि हमने wars ख़त्म तो हुई हैं but United States also supported the wars. Now
क्या जो कमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी इसराइल हो जाएगी? तो दिस विल नॉट हैपन. शी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड डिफेंड इसराइल. शी हैड सेड इट एट मल्टीपल टाइम्स, बट एट द सेम टाइम शी वुड आल्सो लाइक टू हैव अ सीज फायर इन प्लेस, बिकॉज जो बाइडन की जो 4 साल की प्रेसिडेंसी है वो सारी उसकी जो लेगेसी है दैट हैज़ बीन एरोडेड बाय हिज सपोर्ट, लार्ज सपोर्ट टू इसराइल. क्या कमला हैरिस इसी लेगेसी के साथ अपनी प्रेसिडेंसी को शुरू करना चाहेंगी? आई डोंट थिंक सो. सो इट इज़ मोर लाइकली कि इफ कमला हैरिस विन्स द इलेक्शन, शी विल एनकरेज इसराइल टू गो फॉर टॉक्स. बट क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसा लेवरेज मौजूद है दैट इसराइल वुड लिसन टू देम और नेतन्याहू वुड लिसन टू देम? आई डोंट थिंक सो नाज़रीन, बिकॉज नेतन्याहू 1 साल तक रिस्क करते रहे अमेरिकन प्रेशर को. एक शॉर्ट टर्म के लिए पास भी किया इसराइल ने, अपने अमेरिकन ने अपने वेपन्स को इसराइल को प्रोवाइड करने का. अभी रिसेंटली एक लेटर भी लिखा गया गिविंग इसराइल 1 month's deadline to improve the humanitarian situation in Gaza, but nothing has changed the course of Israelis except जो obviously बात हम यहाँ जानते हैं कि जो इसराइल का रिस्पॉन्स अगेंस्ट ईरान recently, generally it is believed that it was because of weeks of pressure by the Biden administration not to target Iran's oil as well as the nuclear facilities, and it worked ultimately. बट क्या ये इसराइल का एक खुद से डिसीजन था, ये अमेरिकन प्रेशर था, थ्रेट्स थे, लेवरेज था? आई थिंक इट वाज जनरली Israel itself deciding not to target oil or nuclear facilities to escalate the conflict at this point of time. So क्या कमला हैरिस के पास वो मीन्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए से मीन्स एंड वेज मौजूद हैं जिससे वो इसराइल को प्रेशराइज कर सकें? आई डोंट थिंक सो कि शी वुड डू दैट, बट डेफिनेटली हर एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी अ कांस्टेंट फैक्टर दैट नेतन्याहू विल फील about when he decides to escalate the conflict or decide to go for a ceasefire in this conflict. In any case नाजरीन, अगर मैं बात करूँ कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, कंक्लूजन में अगर मैं बात करूँ, नेतन्याहू के लिए जो आइडियल अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ टू कंटिन्यू टू अचीव इट्स गोल टू exert more military pressure on the Hamas and Hezbollah until the President Biden is a lame duck president, because President Biden is a lame duck president. He does not have the real powers to take any major decisions on the foreign policy, because जो नए प्रेसिडेंट होंगे they are likely to take the space for it. तो obviously this is an opportunity. ये जो विंडो है नवंबर से लेकर जनवरी तक की, इस विंडो के अंदर it is least like कि कोई सीज फायर टॉक सक्सीड होंगी गजा के अंदर, although there might be some management on the part of conflict with Lebanon, because वहाँ इजरायली कैजुअलिटीज़ बढ़ रही हैं, बट गजा के अंदर इजरायली ऑफेंसिव जो है वो it is likely to continue. Humanitarian crisis is likely to continue, which it should not, but obviously Netanyahu will feel that this is the window in which he can maximize his influence and maximize his coercive policies in Gaza, which is likely to create more ethnic cleansing and the genocide of the Palestinians. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.